वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। इंडियन पॉलिटी जो हम कवर कर रहे हैं उसमें 140 क्वेश्चन तक हो गया था कल, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे प्रैक्टिस सेट नंबर 141। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो असत्य है? भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के आधार पर पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संसद के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। आज इस टेस्ट के बाद अपना जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। यानी लोकसभा से संबंधित प्रश्न, राज्यसभा से संबंधित प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें सी वाला। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो सदन के उपस्थित और मत देने वाले नहीं, बल्कि जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 बहुमत से। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है केवल महाभियोग के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका उपबंध है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संसद के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। संसद का कोई भी सदन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकता है, और एक सदन महाभियोग का आरोप लगाता है तो दूसरा सदन उन आरोपी की जांच करता है। जिस सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जाता है, उस आरोप पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संबंधी जो प्रस्ताव है वो सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, न कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा। ठीक है, बाकी दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा। यदि जांच साबित हो जाती है और महाभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। जिस सदन में महाभियोग के आरोप की जांच चल रही होती है उस सदन में राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका दिया गया है? अनुच्छेद 53, 50, 57, 55। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। अनुच्छेद 55 इसका आंसर है। एक लाइक जरूर कीजिए टेस्ट के लिए। संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान के अनुच्छेद 61 के संदर्भ में विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उपबंध है। इसमें केवल लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा सकती है। अभी तक केवल एक बार महाभियोग का प्रयोग हुआ है, कौन सा इसमें सही है? केवल लोकसभा ऐसा तो नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों लगा सकती है, और एक बार भी नहीं हुआ अभी तक। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला वाला ही केवल करेक्ट है। तो उपरोक्त में से दूसरा और तीसरा जो कथन है वो गलत है। संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के संबंध में उपबंध है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। महाभियोग का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? केवल संविधान के अतिक्रमण पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) में उपबंध है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1)(b) में उपबंध है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। शपथ ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की तारीख से, चुनाव जीतने की तारीख से, जमानत राशि जमा करने की तारीख से। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति पद धारण करेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। जमानत राशि जमा करने की तारीख से इसका तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। चुनाव जीतने की तारीख के बाद आती है
शपथ ग्रहण करने की तारीख, उसके बाद एक तारीख आती है पद ग्रहण करने की तारीख। तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, देखिए संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो किसी भी एग्जाम में जिसमें भी इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं, कभी गलत नहीं करोगे इस टॉपिक से। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल भी याद रखिएगा इससे रिलेटेड, स्टेट पीसीएस में आर्टिकल पूछ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 56(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ये जो शपथ है ये कौन लेता है? किसकी शपथ है ये? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की, भारत के उपराष्ट्रपति की या राष्ट्रपति की? संविधान और कानून का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, ये भारत के राष्ट्रपति की शपथ है। कौन दिलाता है इनको शपथ? प्रश्न बनेगा उस पर भी। देखिए उपरोक्त शपथ या प्रतिज्ञा भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में उपबंध है। प्रश्न नंबर 148, कौन सा इसमें सही है? संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के संबंध में उपबंध है। संविधान की तीसरी अनुसूची में उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का उपबंध है। भारत का राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान उपराष्ट्रपति के समक्ष लेता है। देखिए भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष। वेतन, भत्ते, उपलब्धियां ये सब दूसरी अनुसूची में है और शपथ प्रतिज्ञान ये सब तीसरी अनुसूची में है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ये पूछा कौन सा सही है? उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। किस अनुसूची में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में तो हर साल पूछते हैं, एक आध साल कभी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई एक अनुसूची जरूर पूछी जाएगी। तो कोई भी इनमें से सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 59(3) में राष्ट्रपति की उपलब्धियों, भत्ते, विशेषाधिकारों का उपबंध है। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, उपलब्धियां संविधान की दूसरी अनुसूची में, शपथ प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची में। संविधान के अनुच्छेद 60 में उपबंध है कि भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। भारत के अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, राज्य की विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना शेष है, विधानमंडल के निम्न सदन का सदस्य है, विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए योग्य नहीं होगा यदि वे विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य, यदि वे यानी राज्य की विधान परिषद का सदस्य है। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य में निम्न सदन कौन सा और उच्च सदन कौन सा। ठीक है, निम्न सदन होता है राज्य का विधानसभा, उच्च सदन होता है राज्य की विधान परिषद, और केंद्र सरकार में निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो निम्न उच्च के नाम से भी सब प्रश्न आ सकता है। ये आपको देखना है कि लोकसभा निम्न है और राज्यसभा उच्च। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का उपबंध किया गया है, जिसमें राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते। यदि मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर 150, दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न, बताना कि कौन सा सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होने की दशा में उनके द्वारा पूर्व में किए गए कार्य अवैध हो जाएंगे। ठीक है, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया तो उनके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। और राष्ट्रपति के निर्वाचन या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं विवादों का निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 71(1) में उपबंध है, दोनों इनकरेक्ट हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी, उसका निर्णय अंतिम होगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की नियुक्ति को अवैध घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में किए गए जो काम है वो अवैध नहीं होंगे, वे प्रभावी बने रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 71(2) में ऐसा लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सही होगा। राष्ट्रपति चुनाव में कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। 1/6 ही है यहाँ पे, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। दोनों कट सही तो है, ये क्यों आ गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को एक निश्चित राशि, जो कि वर्तमान में है 15,000 रुपये, भारतीय रिजर्व बैंक में जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ती है। और कोई उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, जिसे जमानत जब्त होना भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है, क्या है 152। क्षमादान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की क्षमादान की शक्ति है। 72 में जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की नहीं, तो यही आंसर गलत है। ये केवल राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट है, लेकिन गलत पूछना है, गलत बताना, पहला गलत है। केवल राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकता है, राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी ठीक है। राज्यपाल को मृत्युदंड का निलंबन, परिहार और लघुकरण करने की शक्ति राष्ट्रपति के समान है, ये ठीक है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है, जबकि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है। मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल को एक शक्ति प्राप्त नहीं है। और मृत्युदंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति की समान है। संविधान के क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती उसकी, बशर्ते राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण ना हो। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग जो है मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा, यानी यह इसके स्वयं विवेक की शक्ति नहीं हुई। यदि क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति द्वारा रद्द कर दी जाती है तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, 155 नंबर का प्रश्न। नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना। धन विधेयक, ऐसा विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित निधि से खर्च करना पड़ता है। उपरोक्त में से कौन से विधेयक हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या समीक्षा या सिफारिश की आवश्यकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता है इन तीनों के लिए। ठीक है, पहले भी तो पढ़ चुके हैं हम। तो उपरोक्त तीनों विधेयकों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश आवश्यक है। पहले का उपबंध अनुच्छेद 3 में दिया है, दूसरे का 117(1) में दिया है, तीसरे का 117(3) में दिया है। अनुच्छेद 31(1) में निर्दिष्ट विषयों से संबंधित विधेयक। अनुच्छेद 304 में उपबंधित राज्य के ऐसे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। बहुत बड़ा टेस्ट है, बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हम तीव्र गति से चल रहे हैं। किसी को बाउंसर लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड करके फिर से देखिए।
बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रश्न है ये सारे के सारे। भारत के राष्ट्रपति के स्वयं विवेक की शक्ति के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। देखिए क्या पूछा है, स्वयं विवेक की शक्ति। स्वयं विवेक यानी उसका खुद का विवेक, किसी से ना पूछे गछे वो। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजने की उसकी शक्ति। कहाँ भेजेगा, लोकसभा या राज्यसभा को भेजेगा। विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना। उपरोक्त में से कौन सा सही है। कौन कौन सी इसमें राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति है। ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि क्षमादान की शक्ति इसकी स्वयं विवेक की नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति नहीं है, मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना स्वयं विवेक की शक्ति है, विधेयक को अपने पास रोक कर रख लेता है। अनिश्चित काल के लिए स्वयं विवेक की शक्ति है। संसद को संदेश भेजना उसकी स्वयं विवेक की शक्ति है। तो तीसरे, चौथे, पांचवें में उसकी स्वयं विवेक की शक्ति है, पहले दूसरे में नहीं है। तो पहला दूसरा सही नहीं है। राष्ट्रपति क्षमादान और अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को निम्न मामलों में स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है। विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयकों को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा में किसी दल को बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, और लोकसभा को विघटित करना। यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया है तो मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है वो, यदि सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाया है तो। ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, कौन सी स्व विवेक की शक्ति कौन सी नहीं। पीसीएस में पहले भी इनसे प्रश्न बने हैं, यूपी पीसीएस में। 155वें नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 143 में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, इसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, इसका मतलब है स्लैश, यानी या तो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है या हाई कोर्ट से मांग सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। सारे सही हैं ये, मतलब सारे गलत हैं, तीनों के तीनों गलत हैं अगर हमने डी लगा दिया तो। देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें, पहला भी इनकरेक्ट, दूसरा भी इनकरेक्ट, तीसरा भी इनकरेक्ट। क्योंकि अनुच्छेद 143 में केवल राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, उच्च न्यायालय से नहीं। और ऐसा मांगा गया परामर्श देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य नहीं है। और अगर उच्चतम न्यायालय ने परामर्श दे दिया है तो राष्ट्रपति भी उसके लिए बाध्य नहीं है। तो सारे के सारे गलत हैं, डी है इसका आंसर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय आवश्यक है, तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, ठीक है, या परामर्श ले सकता है। राज्यों के उच्च न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते, केवल सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श मिलेगा उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति के द्वारा मांगा गया परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। 156 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रयोग धन विधेयक के संबंध में नहीं कर सकते, किसी विधेयक के पुनर्विचार के लिए इस वीटो का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सही हैं। राष्ट्रपति द्वारा इस वीटो का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है, वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। किंतु संसद उस विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के साथ साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। धन विधेयक के संबंध में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किस वीटो का, निलंबनकारी वीटो का। चलिए आ जाइए पॉकेट वीटो, 157वें नंबर का प्रश्न है, पॉकेट वीटो पर विचार कीजिए। विधेयक को अनिश्चित, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो क्या है ये। विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकता है राष्ट्रपति, विधेयक को एक निश्चित सीमा तक लंबित रख सकता है राष्ट्रपति। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे उन्होंने किया था। संविधान संशोधन अधिनियम में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता पॉकेट वीटो का।
बिल्कुल, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग ना संविधान संशोधन विधेयक में कर सकते हैं, ना धन विधेयक में, केवल साधारण विधेयक में करेंगे। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, बल्कि ज्ञानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। ठीक है। तो ये तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, ये तो चौथा सही हो गया। ना धन विधेयक के मामले में कर सकते, ना संविधान संशोधन विधेयक के मामले में। विधेयक को एक निश्चित सीमा तक लंबित रख सकता है, नहीं, निश्चित सीमा नहीं है कोई, अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकता है। पहला और चौथा यहाँ पर सही है, तो बी है इसका आंसर। बी है ना, बी में 1 और 4 तो बी में है। तो दूसरा तीसरा सही नहीं है, पहला और चौथा सही है। देखिए, राष्ट्रपति के समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि अमेरिका में 10 दिनों के भीतर विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ता है। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह न कि राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया गया था। किस वीटो का? पॉकेट वीटो का। इसे पॉकेट वीटो इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए टेबल पर पड़ा रहने देता है, ना स्वीकृति देता है उसको, ना ही लौटाता है, वैसे ही सड़ाता है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं है, ना संविधान संशोधन में है, ना धन विधेयक में। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्य बना दिया गया। ठीक है। मतलब पहले था कभी, लेकिन ये 24वां संविधान संशोधन जो है ना, फिर बाध्य बना दिया गया, यानी रहा ही ना उसके पास पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 158, संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग करता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति अध्यादेश, अध्यादेश को बोलते हैं ऑर्डिनेंस इंग्लिश में। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अध्यादेश संसद के पुनः संवैध होने की तारीख से 6 माह की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रहेगा। संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। यही लाइन अगर होती संविधान में संशोधन हेतु ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी किया जा सकता है, तो गलत हो जाता। अभी सही है। ठीक है, नहीं किया जा सकता तो अभी सही है ये अपने को, लेकिन इनकरेक्ट ढूंढना है। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक है, अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ठीक है, अध्यादेश संसद के पुनः संवैध होने की तारीख से 6 सप्ताह है, 6 महीना नहीं है, 6 सप्ताह है। यही आंसर है सी। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्डिनेंस, का जीवन काल सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 123(2)(1) में उपबंध है कि अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के, ये ध्यान से सुनेगा इस लाइन को, अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः संवैध होने की तारीख से 6 महीना, 6 महीना नहीं बल्कि 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवृत्त नहीं रहेगा। संविधान में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अध्यादेश के प्रयोग को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश निकालने की शक्ति दी गई या जारी करने की शक्ति दी गई? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ही एक अलग से। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, या कुछ भी दे सकता है। चार्टर अधिनियम 1933, चार्टर 1953, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, कुछ भी दे सकता है। आंसर क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए, अध्यादेश से संबंधित एक और प्रश्न यहाँ बनता है। भारत में अध्यादेश के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यही खंडन करते हैं इस स्टेटमेंट का। संविधान के अनुच्छेद 123 में केवल राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसी और अनुच्छेद में है? 213 नंबर के अनुच्छेद में है। वो अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्टिकल से लेकर। तो गलत हो गया पहला, अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं विवेकानुसार करता है। गलत, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अध्यादेश निकालना हो या मृत्युदंड की सजा को माफ करना हो अनुच्छेद 72 के तहत,
राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब लोकसभा या राज्यसभा सत्र में नहीं रहते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो सी में लिखी है, यही सही है। भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन में भी अध्यादेश के प्रयोग के संबंध में उपबंध है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनोखी है। ना अमेरिका में ऐसा कुछ है, ना ब्रिटेन में ऐसा कुछ है। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, ए सही है, बी ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, केवल सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं के अनुसार नहीं करते, अपितु मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 123 एक में उपबंध है कि राष्ट्रपति उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो सी सही है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा लाइन क्या कर रही है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 160 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी? अरे बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तो कौन सा आर्टिकल? अनुच्छेद 79। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंध है कि भारत की जो संसद है यानी हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। और भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 161, 170 प्रश्न है इसमें, यानी हमने इसमें कवर किए 30 प्रश्न। भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार पर विचार कीजिए। भारत का जो राष्ट्रपति है कैसा है? वो लोकप्रिय, वास्तविक, उसके पास कैसे प्राधिकार है? विधिक, नाम मात्र, राजनीतिक, संवैधानिक, नाम मात्र। देखिए, माना कि सारी जो कार्यकारी शक्तियां हैं भारत की या संसद की या संविधान की, वो राष्ट्रपति के नाम से चलती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है एक नॉमिनल हेड है। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का मुखिया। जो रियल हेड है ना, वो है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और वो दिखता भी होगा आपको। तो वास्तविक जहाँ लिखा है ना, उसको हटाओ सबसे पहले। तो भारत के राष्ट्रपति के जो प्राधिकार हैं वो लोकप्रिय हैं माना, विधिक हैं वो, नाम मात्र हैं वो, संवैधानिक हैं वो। ठीक है, वास्तविक नहीं है तो पहला हट गया, दूसरा हट गया। राजनीतिक नहीं है, प्रधानमंत्री के हैं वो। तो राष्ट्रपति के होने चाहिए, एक तो लोकप्रिय हो गया राष्ट्रपति, वास्तविक तो नहीं हुआ, नाम मात्र का हो गया, संवैधानिक हो गया। ये हो गए राष्ट्रपति के। तो जहाँ दो हैं वो आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला वाला वास्तविक की वजह से कटेगा, दूसरा भी वास्तविक की वजह से कटेगा, तीसरा राजनीतिक की वजह से कट जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, संवैधानिक और नाम मात्र। तो भारत का संविधान जो है राष्ट्रपति को संवैधानिक, नाम मात्र, औपचारिक और विधिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में उपबंध है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह स्वयं करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। संविधान के अनुच्छेद 77(1) में उपबंध है कि भारत सरकार कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, किंतु कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद का फादर कौन है? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? न्यायिक राष्ट्रपति पर महाभियोग, विधेयकों को पास करना, विधायी विशेषाधिकारों का संरक्षण, उन व्यक्तियों को दंड से निलंबन दिलाना जिन्हें मृत्यु दंड की सजा अधिनिर्णित हो गई है। एक अपने आप में ये अलग से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कर चलाने की जो शक्ति है वो कैसी है? वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अर्ध न्यायिक है। ये विधायी, तो न्यायिक पूछ रहा है, यहाँ पर ये न्यायिक हो गई। तो संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। यह एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, बाकी महाभियोग वाली अर्ध न्यायिक हो गई और विधेयकों को पास करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति हो गई, इसलिए आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 163 है, भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस सिफारिश या प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर नहीं रखवाता? संघ वित्त आयोग के प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या जाति आयोग के प्रतिवेदन।
देखिए, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकसभा स्पीकर को देती है, तो बी गलत है, वही आंसर है। लोकलेखा समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति सदन के पटल पर नहीं रखवाते। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपती है। बाकी जो 3 जो सही थे उनके बारे में यहाँ लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो आर्टिकल के साथ। अगला प्रश्न है 164वें नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बेसिकली वो क्षेत्र दिए हैं जिनसे वो आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, कौन कौन से इसमें सही हैं? देखिए, साहित्य है इसमें, विज्ञान है इसमें, कला है इसमें, समाज सेवा भी है इसमें, सहकारी क्षेत्र इसमें नहीं है। यानी चौथे वाले को हटा के सारे हैं इसमें। ये चौथा वाला जो है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं राज्यों में। 4 को हटाइए, जहाँ जहाँ 4 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। तो संविधान के अनुच्छेद 80(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को, कितने 12 सदस्यों के अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। यह है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। 4 क्षेत्र हैं ये। सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में राष्ट्रपति नहीं अपितु राज्य के राज्यपाल राज्य विधान परिषद के लिए मनोनीत करते हैं। देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने के संबंध में बदलाव किया गया। इसी आधार पर क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों को विघटित कर सकता है। वह लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। वह संसद की बैठक को कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। देखो भैया, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो इसका तो विघटन कर ही नहीं सकता राष्ट्रपति। गलत है पहला स्टेटमेंट। वह लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है, ये बात ठीक है। संसद की बैठक को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देगा राष्ट्रपति? नहीं, ये काम करेगा संसद, यानी संसद के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। अगर ये लोकसभा में हो रही है तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा स्थगन, और राज्यसभा में हो रही है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। तो केवल 2 ही यहाँ पर सही है, बी है इसका आंसर। तो 1 और 3 हो गए गलत। संविधान के अनुच्छेद 85 2 में उपबंध है कि राष्ट्रपति केवल लोकसभा का विघटन यानी डिसोल्यूशन कर सकते हैं, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की कार्यावधि 5 साल की होती है। अनुच्छेद 85 2 में उपबंध है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों या किसी एक सदन का सत्रावसान कर सकेगा। प्रोरोगेशन, ये सब याद रखिएगा। देखिए, संसद को स्थगित करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति के पास है। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति के पास, उसे ही बोल सकते हैं हम राज्यसभा का अध्यक्ष। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा इनको। स्थगन कौन कर रहा है, विघटन कौन कर रहा है, और विघटन कर रहा है तो कौन से सदन का विघटन नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 166, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विचार करो। राज्यसभा लोकसभा की बैठक बुलाना, राज्यसभा लोकसभा बैठक की संयुक्त बैठक बुलाना, राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा की बैठक बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्ष करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीसरा सही नहीं, आर्टिकल भी याद रखो, अलग से प्रश्न है ये तो। देखिए, राष्ट्रपति कुछ दशाओं में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, किंतु इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85 1 में उपबंध है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन की बैठक बुला सकता है, किंतु सदन के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक में कितना समय अंतराल, 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी अपने आप में एक अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलो सुमेलित करो इनको। संविधान का प्रावधान यह है। अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। अनुच्छेद 86 संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87। सारे सुमेलित हैं तीनों। तो संविधान के अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 86 1 में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा,
और सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 86(2) में उपबंध है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकेगा। अनुच्छेद 87(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति एक साथ संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा। लोकसभा के संदर्भ में प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में अभिभाषण करेगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, जल्दी से खत्म हो जाएगा ये टेस्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है? तो अनुच्छेद किधर गया? 72 में है। ठीक है, जो कि एक न्यायिक शक्ति है, इस चीज़ को याद रखिएगा। महाभियोग की उसकी जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है और यह एक न्यायिक शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 169 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित, मतलब सूची 1 निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 में कौन सा सही सुमेलित है? यह है अनुच्छेद 72 के उपबंध, यह है उनके अर्थ। क्षमा करना, लघुकरण करना, प्रतिहार करना, क्या क्या होता है ये सब? देखिए, क्षमा करने का मतलब है जो दोषी है उसको सभी दंडादेशों, दंडों और निर्हरताओं से मुक्त कर देना। लघुकरण का मतलब है दंड के स्वरूप में बदलाव कर उसको कम करना। परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना। क्या ऐसा ही होता है? कोई है इसमें सुमेलित? ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में निहित है, जो कि एक न्यायिक शक्ति है। क्षमा की बात करें तो इसका अर्थ होता है दोषी जो दोषी है उसको सभी दंडों से, दंडादेशों से और निर्हरताओं से पूरी तरह मुक्ति मिल जाना। लघुकरण का मतलब है दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना, जैसे कि मृत्यु दंड का लघुकरण करके कठोर कारावास में परिवर्तन कर देना। परिहार का मतलब है दंड की प्रकृति में कमी किए बिना उसकी अवधि कम करना, जैसे कि 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। और क्या एक होता है विराम। विराम में क्या होता है? दोषी को जो दोषी है मूल रूप से उसको दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थिति में कम करना, जैसे कि अगर कोई महिला है, महिला दोषी है, तो जब वो अगर वो महिला दोषी गर्भवती है, ठीक है, तो उस समय ऐसा किया जाता है विराम। और एक होता है प्रतिलंबन। प्रतिलंबन मतलब किसी दंड, विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 170 और ये अंतिम प्रश्न है, धन विधेयक पर किसका हस्ताक्षर होता है? प्रधानमंत्री का, लोकसभा अध्यक्ष का, वित्त मंत्री का, लोक लेखा निधि के अध्यक्ष का? इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो धन विधेयक पर लोकसभा का ही हस्ताक्षर होता है। वित्त मंत्री लाकर गलत मत कर देना इसको। तो संविधान के अनुच्छेद 110(4) में उपबंध है कि अनुच्छेद 111 के अधीन धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर लोकसभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा कि वह धन विधेयक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, इंडियन पॉलिटी का एक बड़ा टॉपिक इन 170 प्रश्नों में समेट दिया हमने। ठीक है, बहुत मोटी है लक्ष्मीकांत, बड़ा दुख, बड़ा डर सा लगता है उसको पढ़ने में। ठीक है, तो इनको पढ़ लेना आप। तो 170 प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अब इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। महान्यायवादी पर चर्चा करेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर चर्चा करेंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।